बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 20 सितंबर साल 2020 है और दिन है आज इतवार का। आज आपको मालूम है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी जमातें उसमें शरीक हैं और आज पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद जनाब नवाज़ शरीफ साहब उन्होंने भी आज अपनी अपीयरेंस दी, ज़ाहिर हुए और लंदन से बराह रास्त उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया और उस ख़िताब में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद उन्होंने तकरीर का इख्तिताम कहाँ पे किया वो भी आपको बताते हैं और फिर हम आपसे ये भी शेयर करेंगे कि जनाब इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से क्या कोई चीज़ बरामद होगी, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। ये हमने पिछली वीडियो में आपको 2-3 बातें बताई थी और वो 2-3 बातें ये थी कि इस APC के नतीजे में जनाब बिल्कुल हुकूमत नहीं गिरेगी और हुकूमत इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं होगा। और इसके अलावा ये कि इस हुकूमत में इस अपोजिशन में जो इस वक्त APC हो रही है उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत बड़ी क्लियर हैं। पॉलिटिक्स जो है वो मफादात की जंग है जनाब, मफादात की लड़ाई है। सियासी मफादात इसमें बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, माली मफादात बहुत अहम होते हैं। और नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीर अब ज़रा उसका करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक और चीज़ भी बता दूं कि इमरान खान की हुकूमत को और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मिलिट्री लीडरशिप है, जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जनरल फैज़ हैं, ISI के चीफ़ हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान हैं। आप इस सेटअप को इतना तो हौसला दें कि जनाब उन्होंने उनकी तकरीर जो है नवाज़ शरीफ साहब की, उन्होंने कहा जनाब ऑन एयर होने दें और देखते हैं कि जनाब क्या अज़ाइम हैं और क्या इनकी सोच है और इस तकरीर का क्या इम्पैक्ट होगा। तो पहले वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और उसमें इशारा था कि जी पैमरा शायद इस पर एक्शन ले। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान तक जब बात पहुंची तो इधर इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जनाब पाबंदियां लगाई जा रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये खौफज़दा हो गए हैं। लेकिन मैं आपको ख़बर आपसे शेयर कर लेता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान तक जब मामला पहुँचा तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि जनाब बिल्कुल किसी किस्म का खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेरी मुलाकात जब हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि नो इशू, आप ऑल पार्टीज़ होने दें। और मैंने अपनी पार्टी को ये भी कह दिया है कि जनाब बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं करना और टू दी पॉइंट बात करनी है। इसका जवाब भी हमने बड़ा सेंसिबल देना है, इनको खेलने दें। तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जनाब उनकी तकरीर को इजाज़त है, होने दें और उनका खिताब होने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो यही कुछ हुआ और उनकी तकरीर हो गई और उसके बाद क्या बरामद हुआ, क्या नवाज़ शरीफ साहब, बहुत अच्छी बात होती है अगर वो वापस आ जाते, वापस आने का ऐलान कर देते इस तकरीर में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, उनके जहन में वही पुरानी बातें हैं और 12 अक्टूबर 99 उनके जहन में है। उसके बाद पनामा के बाद डिस्क्वालीफाई हुए वो उनके जहन में है और इसमें उन्होंने एक तो ये बात कर दी कि उनको जब भी मौका मिलेगा वो अपना सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे ख़त्म हुआ था। और वो सिलसिला क्या है, वो ये है जनाब अफ़वाज पाकिस्तान। अफ़वाज पाकिस्तान उनका टारगेट है और रहेगा। और उन्होंने ये बता दिया डॉन लीग्स के बारे में पहली दफ़ा बोले। तो मैं ये कहता हूँ कि डॉन लीग्स के बारे में अगर यही हक़ाइक़ हैं तो फिर अपने वज़रा को उन्होंने सैक क्यों किया था। फिर जो कमेटी बनी वो ख़ुद वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने बनाई थी, वो वज़ीर आज़म के दस्तखतों से बनी थी और वज़ीर आज़म ऑफिस से प्रेस रिलीज़ जारी होते थे उस वक्त उस कमेटी के बारे में। तो जनाब अगर वो सारी चीज़ें आप ख़ुद करते रहे हैं, डॉन लीग्स के बारे में आप ख़ुद कमेटियाँ बनाते रहे हैं, GIT बनाते रहे हैं, तो भाई उस वक्त आपने क्यों नहीं बोले। अगर उस वक्त ये चीज़ें गलत थीं तो फिर आपने उस वक्त बोलना था
اپنے وزراء کو سیک کیوں کیا، مشاہد اللہ خان کو سیک کیوں کیا، پرویز رشید کو سیک کیوں کیا، یہ ساری چیزیں آپ اس وقت بتاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جناب کہ بہت ساری چیزیں ہیں، پھر عاصم باجوہ صاحب کے بارے میں بھی وہ بولے، پھر پرویز مشرف صاحب کے بھی بارے میں بولے۔ بھئی آپ 5 سال وزیر اعظم رہے ہیں، آپ اس وقت ہمت کرتے اور آپ بولتے، کیونکہ آپ جوڈیشری آپ کے ساتھ تھی اور آپ کے افتخار چوہدری صاحب ہر دل عزیز وقت موجود تھے، چیف جسٹس صاحب تھے، تو آپ نے کیوں نہیں ایسا کیا؟ تو یہ ساری چیزیں اور ٹارگٹ کیا ہے، اب چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں، ان کی تقریر کا لب لباب جناب آخری 4-5 لائنیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم عمران خان کی حکومت گرانا نہیں آئے، وزیر اعظم عمران خان ہمارے ٹارگٹ نہیں ہے، یہی بات زرداری صاحب نے کہی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ پیپلز پارٹی اس بات پہ متفق نہیں ہے، نہ تو وہ پارلیمان سے استعفوں دینے کے بارے میں متفق ہے، نہ وہ سندھ اسمبلی سے نکلنے کے لیے تیار ہے، یعنی سندھ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے استعفے دینے کے لیے تیار ہے، نہ وہ پنجاب اسمبلی سے استعفے دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے صرف اور صرف نواز شریف صاحب کی خواہش ہے۔ ایون شہباز شریف صاحب بھی استعفوں کے حق میں نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ قومی اسمبلی سے استعفے دیے جائیں اور پنجاب اسمبلی سے استعفے دیے جائیں اور کسی اور جماعت کو کھل کھیلنے کا موقع ملے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر استعفے دیے تو ضمنی الیکشن ہو جائے گا، اور ضمنی الیکشن میں جو مسلم لیگ نواز کی رہی صحیح جو ایک پارلیمانی قوت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ استعفے دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ استعفے کون چاہتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں، اچکزئی صاحب چاہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، اور مریم بی بی چاہتی ہیں۔ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت پارلیمانی سیٹ اپ سے باہر ہیں، اقتدار سے باہر ہیں، ان کے خاندان، یہ تینوں خاندان اس وقت پارلیمان میں موجود نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ شہباز لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں ہیں، شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر انہوں نے نواز شریف صاحب نے کو جرنلزم میں کون پسند ہے؟ صرف ایک آدمی کو انہوں نے تذکرہ کیا، وہ پسند ہیں، اور سپریم کورٹ اور عدلیہ میں، اعلیٰ عدلیہ میں ان کو کون سے پسند ہیں؟ 2 ججز کا انہوں نے بتایا کہ 2 جج پسند ہیں، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کا نام انہوں نے ویسے ہی لیا کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو جب ٹرائل کیا جا رہا تھا تو اس وقت وہ ان سے مدد مانگتے رہے، اور اسی بہت سارے میڈیا جو ٹائکون ہیں ان سے بات کرتے رہے کہ میری مدد کی جائے، وکلا سے انہوں نے ہیلپ مانگی، لیکن اس وقت کسی نے ان کی بات نہیں سنی اور وہ قربان ہو گئے اور ان کو وہ سیک ہو گئے، اور اب ان کا نام لیا جا رہا ہے جناب، ان کو بھی شہیدوں میں شامل کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت سیاسی فائدہ ہے۔ ان فیکٹ وہ صرف پوری جوڈیشری میں جناب صرف ایک جج ان کو پسند ہیں، اور وہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس کے علاوہ ان کو کوئی جج پسند نہیں۔ ان کو جرنلزم میں ایک ہی صاحب پسند ہیں جن کا انہوں نے تذکرہ کر دیا، باقی ساری جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے، اور ان کو صرف وہ لوگ پسند ہیں جو ان کے طرفدار ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جناب۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ ان کی تقریر کا نچوڑ کیا تھا۔ ان کی تقریر کا نچوڑ یہ تھا کہ جناب زرداری صاحب، جناب مولانا صاحب، جناب دیگر جتنے بھی شرکاء تھے، آپ ایک اچھی سی سویٹ ڈش تیار کریں، اور اچھی سی سویٹ ڈش تیار کریں میرے لیے، اور جب وہ سویٹ ڈش تیار ہو جائے، بالکل کھانے پینے کے لیے تیار ہو، بہترین مرغن غذائیں تیار ہوں، ٹیبل پہ لگی ہوں، تو اس وقت پھر میں آؤں گا۔ اور اس وقت کون؟ اس وقت یہ ملٹری لیڈرشپ بھی یہاں سے فارغ ہو جائے، یہ سارا سیٹ اپ فارغ ہو جائے، اور کوئی اندر جانے کا کوئی خوف نہ ہو، پکڑنے کا کوئی خوف نہ ہو، پکڑ دھکڑ کا کوئی خوف نہ ہو۔ تو جب وہ سویٹ ڈش تیار ہو جائے گی تو میں اس کو لینے کے لیے آؤں گا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، کھانے کے لیے آؤں گا جی۔ پھر ایک اور بات کی انہوں نے کہا میثاق جمہوریت سے آگے بڑھ کر کوئی چیز بنائی جائے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، میثاق جمہوریت جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی پہلی 2008 میں، تو پہلی دفعہ انہوں نے اس وقت پیپلز پارٹی مخلص تھی، وہ یہ کہتی رہی کہ آئیں جناب میثاق جمہوریت پہ عمل کریں، نیب کو ختم کریں، لیکن اس وقت پورے 5 سال انہوں نے میثاق جمہوریت کو فنا کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے ان کی حکومت کو شریک کیا اپنے
कोलिशन गवर्नमेंट बनी पहली जो 2008 में, इनके जो स्टार बैट्समैन थे उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब, वही डिक्टेटर, वही सब कुछ, उनसे ओथ लिया और हलफ बर्दारी की तकरीब हुई काबीना की। मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़रा ने हलफ उठाया ईवान सदर में परवेज़ मुशर्रफ साहब के सामने, उन्हीं से। और उसके बाद सिर्फ 1.5 महीने बाद इसहाक डार साहब ने ये कहकर गवर्नमेंट छोड़ दी कि जनाब ये तो दिवालिया हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आइंदा चंद दिनों में गिर जाएगी, ये नहीं चल सकते, फिर हम आएंगे और हम इक़्तिदार के मज़े लूटेंगे, मिड टर्म इलेक्शन होगा। तो इस तरीके से इन्होंने उस वक्त भी मिसाक जमहूरियत को बर्बाद किया था और उस पर अमल नहीं किया। अब फिर इनको मिसाक जमहूरियत इसलिए याद आया है जनाब कि मिसाक जमहूरियत से आगे की कोई चीज़ करें और एक और बेवकूफ़ बनाया जाए और मेरे वापस आने की राह हमवार की जाए। ये नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर है, यही टोटल है और इसके अलावा कुछ नहीं। भाई अगर आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आप लीडरशिप आपके हैं, तो जेलों से नहीं डरना चाहिए, आपको वापस आना चाहिए। इस तकरीर में आपको ऐलान करना चाहिए था कि जनाब मैं फ़लाँ तारीख को पाकिस्तान आ रहा हूँ, और इसमें ऐलान करते आप अगर आप इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, पार्लिमान से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ को पार्लिमान से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आज आपको ऐलान कर देना चाहिए था कि जनाब मुस्लिम लीग नवाज़ के तमाम अरकान पंजाब असम्बली में हैं या KPK में हैं या बलूचिस्तान में हैं या मरकज़ में हैं, जहाँ जहाँ हैं वो पार्लिमान से बाहर आ जाएं और इस्तीफ़े छोड़ दें, इस्तीफ़े दे दें। हम इस कठपुतली निज़ाम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि नवाज़ शरीफ साहब अगर ये ऐलान कर भी देते तो उनके इस ऐलान पे अमल दरामद नहीं होना था, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत बड़ी रिफ्ट मौजूद है जनाब, और अगर कोई भी सख्ती की गई तो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर मज़ीद हिस्से बखरे होंगे। और ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी तकरीर में शहबाज शरीफ साहब को मुखातब किया कि शहबाज साहब आप भी ज़रा सुन लें। मतलब ये था कि जो मैं कह रहा हूँ इसी पे अमल करना है, इसके अलावा किसी चीज़ पे अमल नहीं करना। तो जनाब आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होगा, लेकिन मेरा एनालिसिस यही है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 0+0+0 जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था वही है, क्योंकि जरदारी साहब भी कहते हैं हम हुकूमत गिरानी नहीं आए, नवाज़ शरीफ साहब भी यही कहते हैं। तो फिर अगर आपने हुकूमत नहीं गिरानी, आपने कोई तहरीक नहीं चलानी, आपने असम्बलियों से बाहर नहीं आना, सियासी जद्दोजहद नहीं करनी, मुल्क में वापस नहीं आना, तो फिर जनाब ये सारी चीज़ें क्यों? इसका मतलब है कि आप एक और बारगेन चाहते हैं, आप एक बारगेनिंग पोजीशन अपनी बेहतर बना रहे हैं कि जनाब मेरे साथ बारगेनिंग करो, वरना फिर मैं ये कर सकता हूँ। तो जनाब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।